नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर बार में मर्डर का जो मामला है उस पर सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। बाउंसर्स ने पीट पीट कर हत्या कर डाली थी इस युवक की। आपके सामने हम तस्वीरें रखेंगे, सीसीटीवी फुटेज दिखाएंगे। अब लीजिए, आप देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज जिसमें अब तक जो 8 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, वो 8 लोग आप इस फुटेज में देख सकते हैं। बेरहमी से पीटा गया इस युवक को कि इसकी जान चली गई। अस्पताल ले जाते पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद रहा था। ये पूरा मामला जिसने तूल पकड़ा और इस पूरे मामले पर एक्शन लेते हुए कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। लॉस लेमन बार के बाहर की तस्वीरें, उसके लॉबी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एंट्री होती है और कितनी बेरहमी से पीटा गया है। अपने ऑफिस कलीग के साथ ये शख्स यहाँ पहुंचा था गेट टुगेदर करने के लिए, लेकिन पैसों का जब लेन देन हुआ उसके बाद बाउंसर्स ने किस तरह से पीट पीट कर इसको मौत के घाट उतारा, ये तस्वीरें आप सीसीटीवी कैमरे की देख सकते हैं। बेहद एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। इस समय आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 पर देख पाएंगे सीसीटीवी फुटेज, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है मारपीट किस कदर की गई है। बेरहमी से पीटा गया जिसके बाद जान चली गई। हिमांशु और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, ये सीसीटीवी तस्वीरें दिखा रही हैं साफ तौर पर बाउंसर्स ने बेरहमी से पीटा कि इस युवक की जान चली गई। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से हम लोग ने पहले भी इस चीज को दर्शकों तक पहुंचाया था कि जो लड़ाई हुई है वो बिल पेमेंट देने के बाद हुई है। यानी ब्रजेश ने, जिसकी हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या की गई है, वो बिल ऑलरेडी पे कर चुका था। उसके बाद उसकी पिटाई की गई, बाहर बहस हुई और उसके बाद जो वहां के सिक्योरिटी बाउंसर थे उन्होंने, और इसके अलावा जो वहां पर मैनेजर थे उन्होंने मारपीट शुरू की। और जिस तरीके से सीसीटीवी में खुलासा भी हो रहा है, देखने को मिला कि सबसे पहले मैनेजर की तरफ से थप्पड़ जड़ा गया। उसके बाद जब वो ब्रजेश वहां पर जमीन पे, फर्श पे गिर जाता है, उसके बाद बेरहमी से वहां पर जितने भी बाउंसर, सिक्योरिटी गार्ड और इसके अलावा जो मैनेजर है, ये टूट पड़ते हैं और उसको बेरहमी से पीटते हैं और इस बेकदरी से पीटते हैं कि उसकी जान चली जाती है। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से लगातार न्यूज़ 18 इस चीज को दिखा भी रहा है, दर्शकों तक पहुंचा रहा है, और उसकी जो सत्यता है अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी देखने को मिल रही है कि बार के बाहर गेट पर आकर बहसबाजी करते हैं। बिल्कुल, ये तो साफ हो गया है ना हिमांशु, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही साफ हो गया है कि बेरहमी से पीटा गया, गंभीर चोटें आई, जिसके बाद ब्रजेश की जान चली गई। हिमांशु, एक अपडेट आपसे लेना चाहेंगे, जो एक शख्स अभी भी फरार बताया जा रहा है, उसको लेकर पुलिस कुछ कह रही है क्या? कि शुरुआती तौर पे 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जेल भेज दिया गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। इसके अलावा एक आरोपी को कल, जिसका नाम राहुल तंवर है, उसको पकड़ लिया गया। ये भी अज्ञात था और बाउंसर था वहां पर, इसका नाम आइडेंटिफाई पुलिस नहीं कर पा रही थी। अब एक नामजद आरोपी है, वो फरार है। कुल 9 लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और अब एक जो आरोपी बचा हुआ है उसकी दबिश लगातार पुलिस दे रही। 2 टीमें लगाई गई हैं उसके लिए और लगातार दबिश दी जा रही। बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल पुलिस की टीमें हैं, लगातार सीसीटीवी के अलावा जो है सर्विलांस और तमाम मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से तलाशने की कोशिश कर रही है। झुका देने वाली ये सीसीटीवी फुटेज है। लेकिन हिमांशु, आप शुरू से इस पूरे केस को देख रहे हैं, पुलिस क्या बोल रही है? जब पैसों का लेन देन हो गया, जब पेमेंट कर दी गई, तो ऐसी क्या बात हो गई कि इन सारे बाउंसर्स ने मिलकर ब्रजेश को इतना पीटा कि उसकी जान चली गई? क्या विवाद हो गया था? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि साक्ष्यों के आधार पे और जो सीसीटीवी है उसके आधार पे आकलन किया गया और जब ये आरोपी जेल भेजे गए, उनसे भी पूछताछ की गई, तो शुरुआती तौर पे यही निकला था कि पैसे का लेन देन था। आपको बता दें कि जब ब्रजेश वहां पर पहुंचे थे बार में, लॉस लेमन बार में, करीब 10 बजे के आसपास, और 1 घंटे के बाद ही इन लोगों को वहां पर जो इनकी सर्विस थी उसको बंद कर दिया गया। इनसे कहा गया पेमेंट करिए और पेमेंट करने के बाद इन्हें जाने के लिए कहा गया फोर्सफुली। तो इन लोगों ने जब विरोध किया, जो ये कुल 6 लोग थे और एक महिला थी, जब इन लोगों ने विरोध किया तो उसके बाद बहसबाजी होती है। लेकिन ब्रजेश जाते हैं वहां काउंटर पे, 7400 रुपए का बिल देते हैं और बिल देने के बाद भी इन गार्ड्स की, इन बाउंसर्स की और मैनेजर की गुंडाई साफ तौर पे देखने को जो सीसीटीवी में भी मिल रही है। और उसके आधार पर यही है कि जब बिल पेमेंट हो गया उसके बावजूद बाहर आकर बहसबाजी होती है, मारपीट की जाती है। यानी इसको कहना गलत नहीं होगा कि सोची समझी तरीके से मारपिटाई करते हुए हत्या, ब्रूटल मर्डर है ये एक तरीके से। जी
वाकई में ब्रूटल मर्डर, आप बहुत सही बोल रहे हैं। लेकिन हिमांशु, जो तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज की हम दिखा रहे हैं ये बेहद एक्सक्लूसिव है और ये तस्वीरें दिखाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बाउंसर्स तो वो पकड़ लिए गए हैं जिन्होंने बेरहमी से शख्स को पीटा, लेकिन कोई विवाद नहीं था, कोई बात नहीं थी। उसके बाद जानबूझकर इन तमाम बाउंसर्स ने इतना पीटा कि ब्रजेश की जान चली गई अस्पताल ले जाते हुए। ये तस्वीरें काफी चिंतित कर देती हैं हिमांशु उन लोगों को अब जो बाहर जाना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर, सीसीटीवी फुटेज को देखकर एक बार जरूर रुक जाएंगे कि क्या बाउंसर्स के हाथ में अगर उनका काम चला जाता है तो कहीं ऐसी स्थिति ना बन जाए जैसा हाल इस लेमन बार रेस्टोरेंट में देखा गया। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सिहर उठती है जब ये तस्वीरें इस तरीके की सामने आती कि एक आदमी पर इतने लोग टूटते हैं और इतना बेरहमी से पीटते हैं कि उसकी हत्या, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले के बाद एक बैठक की थी बार रेस्टोरेंट संचालकों के साथ और उसमें ये साफ और सख्त लहजे में ये कहा गया है कि अब बार्स में बाउंसर नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला प्रशासन ने लॉस लेमन बार में भी कार्रवाई की है, उसकी सीलिंग की कार्रवाई हो गई, लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है और जल्द ही बताया जा रहा है कि उस लाइसेंस को निरस्त भी कर दिया जाएगा। लेकिन इसको एक नजीर के तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों पेश करना चाहते हैं कि आम जनता में एक माहौल रहे कि अगर कोई गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से बाउंसर्स ने पीटा है, कहीं ना कहीं बार संचालकों की भूमिका इसमें संदिग्ध है। उनको भी ये देखना होगा कि या प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है बाउंसर्स को। फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से ये सख्त कहा गया है कि अब बाउंसर्स किसी भी बार में नहीं रहेंगे। ये एक बड़ा निर्णय लिया गया है जिला प्रशासन की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम होता है और सीसीटीवी में हम लोग देखते हैं, जाहिर तौर पे ये कांप उठाने वाली, कांप जाए आदमी ऐसी तस्वीरें देखकर। और जाहिर तौर पे कोई फैमिली मैन अगर बाहर जाता है अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, तो वो ये सब तस्वीरें अगर देखेगा तो उसके मन में एक भय और डर का माहौल जरूर रहेगा। जी एक सवाल आपसे, ये लॉस लेमन बार के मालिक से जुड़ा हुआ, अगर आप उनसे बात हुई हो या फिर उनसे कोई स्टेटमेंट आपको मिला हो, पुलिस की तरफ वो जरूर गए होंगे, उनसे बयान दर्ज करवाया होगा। अब जिस तरह से इस बार को सील कर दिया गया है तो अब क्या किया जाए? फ्यूचर में इसको खोला जाएगा? क्या रिस्ट्रिक्शंस लगा के खोला जाएगा? क्या इसके ऊपर अब पुलिस की तरफ से फैसला लिया जाना है? इस पर कोई आपके पास जानकारी? तो देखिए आपको बता दें कि ये मुरादाबाद के हैं जिनका नाम है रघुराज प्रताप सिंह। ये उनके नाम पर लाइसेंस था। लाइसेंस का संचालन जो है लव ढींगरा करके एक व्यक्ति है जो इसका संचालन कर रहे थे और पुलिस ने जो गिरफ्तारी की है उसके बाद जब बार पर शिकंजा कसने की बारी आई तो ये जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला है उस पर कार्रवाई की गई है। पुलिस का ये कहना है कि ये मतलब ये जो संचालन है लव ढींगरा की तरफ से किया जा रहा था। लाइसेंस जो है वो रघुराज प्रताप सिंह के नाम था। फिलहाल जो आबकारी विभाग है उसने सील कर दिया। आपको टेक्निकलिटी भी बता दें, सबसे पहले जो बार है जब उसका लाइसेंस सस्पेंड किया जाता है, सस्पेंड करने के बाद सीलिंग की कार्रवाई होती है। सीलिंग की कार्रवाई के बाद जो है उसका लाइसेंस निरस्तीकरण होता है। लेकिन इसके बीच में जो लाइसेंस धारक होता है उसको एक नोटिस जिला प्रशासन की तरफ से जारी किया जाता है और उससे जवाब मांगा जाता है। जवाब संतोषजनक होता है तभी आगे के बारे में, भविष्य के बारे में सोचते हैं। लेकिन जिस तरीके से ब्रूटल ये मर्डर हुआ है, फिलहाल लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। और हिमांशु, आपका फिलहाल की जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जिसमें किस तरह से लॉस लेमन बार के बाउंसर्स ने ब्रजेश को मौत के घाट उतार दिया पीट पीट कर। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। चलिए आपको बताएं सबसे पहले कि देवभूमि उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को अब एडवांस बनाया जाएगा। इसी पर आपको जानकारी देंगे कि वहां पर पारंपरिक शिक्षा के साथ अब दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले पर पार्टियों के साथ मुस्लिम नेताओं की सोच भी बटी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों को अत्याधुनिक और हाईटेक बनाने पर विचार कर रही है। मदरसों में फिलहाल अरबी फारसी में मुस्लिम बच्चों को पारंपरिक स्कूली शिक्षा दी जाती है। सीएम की सोच मदरसों में कंप्यूटर और अंग्रेजी को प्रमुखता के साथ पढ़ाने के साथ साथ एलईडी वॉल और वर्चुअली एजुकेशन को शुरू करने की है। मदरसों का किस प्रकार से उस पर जो है एक विश्लेषण करें, उसका किस प्रकार से आधुनिकीकरण हो, उस पर हम पूरी प्रक्रिया करें। उत्तराखंड में करीब 14% मुस्लिम आबादी है। करीब 420 मदरसे ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे मदरसे कितने हैं इसका कोई आंकड़ा नहीं है।
ऐसे में नई पहल से सही तस्वीर सामने आएगी। आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन शायद उस विजन की कहीं ना कहीं कमी थी। युवा मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट हैं, मुझसे उनकी वार्ता हुई है और माननीय मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि अब मुस्लिम बच्चों को भी स्मार्ट बनाया जाए। इसलिए तमाम स्कूल्स में, तमाम मदरसों में स्मार्ट एजुकेशन को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे मदरसे चिन्हित कर लिए गए हैं, जहाँ की एजुकेशन लेवल को दिल्ली से बैठ के भी टीचर्स उन बच्चों को पढ़ा पाएंगे। LED बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी। वहीं मदरसा चलाने वालों ने भी सीएम की सोच का स्वागत किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी की इस घोषणा का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि मदरसों को मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है और हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इस योजना का जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका अनुकरण करें और इसके साथ साथ मदरसों को जो यहाँ मदरसा शिक्षा परिषद डिग्री दे रही है उसकी समकक्षता का भी ध्यान रखें। सीएम धामी मदरसों को मॉडर्न बनाकर वहां एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं और इस प्लान पर जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अब आपको बताएं कि उत्तराखंड में 30% लड़कियां और महिलाएं सिगरेट और नशे की आदी हैं। ये बात सामने हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़ों से आई है। प्रदेश भर में तंबाकू और नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए आओ गांव चलें, उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें अभियान शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 25% से ज्यादा लोग तंबाकू के सेवन की वजह से कैंसर जैसी बीमारियों की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं और उससे भी खतरनाक ये उन लोगों के लिए है जो खुद तो सिगरेट तंबाकू नहीं पीते, लेकिन ऐसे लोगों के संपर्क में है जो तंबाकू के आदी हैं। ऐसे में अब हेल्थ डिपार्टमेंट ने आओ गांव चलें, उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें अभियान शुरू किया है। देखिए, अभी जो आंकड़े हैं कि पूरे भारतवर्ष में लगभग 28% लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करते हैं। फिर हर गांव तंबाकू मुक्त कैसा हो, हर विद्यालय को तंबाकू मुक्त कैसे करवाया जाए। 31 तारीख को विश्व तंबाकू दिवस आता है। उस दिन हम 5 लाख लोगों से शपथ इसमें लिवाएंगे। NRHM की डायरेक्टर बताती हैं कि 32% लड़के और 30% लड़कियां सिगरेट तंबाकू पीते हैं। उत्तराखंड में कुल आंकड़ा 26.5% तक पहुंच चुका है। देखें तो करीब बॉयज़ 32% है और गर्ल्स 30% है, तो मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लड़के भी उतना स्मोक कर रहे हैं जितनी लड़कियां स्मोक कर रही हैं। तो 32% ऑफ एडोलेसेंट की बात करें तो बहुत बड़ा, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं अराउंड 30 लाख ये निकलते हैं, तो 30 लाख में से 30% स्मोक करना बहुत बड़ा नंबर है अगर आंकड़ों में डालें। अगले 1 महीने तक गांव-गांव में लोगों को नशे और तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता फैलाई जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं, तोते पालने का बचपन का शौक जब जवानी में जुनून बन जाए तो आप अपने पसंदीदा तोतों के लिए लाखों भी खर्च कर सकते हैं। हम देवरिया के एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिनको तोतों का ऐसा जुनून है कि उसने अपने घर में विदेशी नस्ल के 100 से ज्यादा तोते पाले हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। आज के दौर में पक्षियों की आवाज मन को सुकून देती है। ये प्रकृति के पास होने का एहसास कराती है। देवरिया में उमानगर कॉलोनी के रहने वाले संदीप दुबे एक बैंक कर्मी हैं, लेकिन इनके घर की पहचान तोते वाले घर के रूप में होती है। इनके पास 20 से ज्यादा विदेशी नस्ल के और 100 से ज्यादा तोते हैं, जिसमें सबसे बुद्धिमान तोता माने जाने वाला फिंच भी है। पक्षी प्रेम की खातिर संदीप ने अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया से भी तोते मंगाए हैं, जिसके लिए उन्होंने लाखों रुपए तक खर्च किए हैं। क्योंकि बचपन से ही मुझे पक्षियों का विशेष रूप से एक लगाव रहा है। मैं पक्षियों की लगाव की वजह से जब मैंने देवरिया में 2013 से आ गया, मेरी पोस्टिंग हो गई और मैंने इनको पालना शुरू किया। शुरू में मेरे पास 2-4 पक्षी आते हैं, लेकिन आज 20 से ज़्यादा वैरायटीज़ की लगभग 100 पक्षियाँ मेरे पास हैं और सारी विदेशी पक्षियाँ हैं। कोई भारतीय पक्षी इसमें नहीं है, क्योंकि भारतीय पक्षियों को आप पिंजरे में नहीं रख सकते हैं। तोतों से उन्हें इस कदर प्रेम है
कि उनकी देखभाल के लिए वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और तोतों के खाने पीने का विशेष ध्यान रखते हैं। सर, इनकी देखभाल एक बच्चों की तरह करनी पड़ती है। सुबह 4 बजे से उठ के इनको खिलाना पिलाना और रात 9 बजे तक इनकी डाइट पे ध्यान देना पड़ता है। संदीप के बचपन का शौक अब जुनून में तब्दील हो चुका है, जिसके लिए उन्होंने लाखों रुपए खर्च तक किए हैं। वहीं विदेशी नस्ल के तोतों को देखने के लिए आसपास के जिलों के कई लोग भी इनके घर रोजाना आते हैं। उनके पक्षी प्रेम से बहुत अभिभूत रहते हैं और उसको देखने के लिए आए हैं, जिसको ये चाइल्ड केयर बच्चों की तरह बिल्कुल उसको पालते हैं और बहुत ही केयरिंग हैं। और इनके इस जुनून को देखने के लिए मैं आया हूं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा। सभी तोतों के पैरों में एक इलेक्ट्रॉनिक रिंग भी डली हुई है, जिसको स्कैन करने के बाद इन तोतों की नस्ल, उम्र समेत पूरी कुंडली सामने आ जाती है। न्यूज़ 18 के लिए देवरिया से उमा शंकर भट्ट की रिपोर्ट। गर्मियों में बिहार के गया में पानी का स्तर कम हो जाता है और ट्यूबवेल जो भी पानी पीने का स्रोत है वो मेंटेनेंस की कमी के चलते ठीक से काम नहीं कर पाता। यहाँ पानी की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। वाटर रैट की मदद से गांव वालों ने अपने पानी की जिम्मेदारी का बीड़ा खुद ही उठा लिया है। देखिए मिशन पानी की रिपोर्ट। हम लोग के पानी से बहुत दिक्कत था, पानी की समस्या से। समय से हम लोग के खाना नहीं बनता था, समय से हम लोग को बच्चा स्कूल नहीं जाता था, चापाकल हम लोग के बिगाड़ जाता था तो बहुत भारी समस्या पड़ता था। गर्मियों के समय में आसपास के खेतों में जब दर्जन भर सबमर्सिबल पंप्स चालू होते हैं सिंचाई की पूर्ति के लिए, इन चापाकलों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। जब वाटर टेबल काफ़ी नीचे चले जाते हैं, महिलाओं को कहीं दूर अवस्थित जल के स्रोत पर निर्भर करना पड़ता है पानी की उपलब्धता के लिए। इन चुनौतियों को देखते हुए वाटर एड ने गांव के अंदर समिति निर्माण में सहयोग किया, चापाकल के हार्डवेयर पार्ट्स की मरम्मती में सहयोग किया एवं लोगों की क्षमतावर्धन पे कार्य किया। प्रति महीने की 6 तारीख को समिति के लोग जुड़कर आपस में चर्चा करते हैं एवं 30 रुपये प्रति हाउस होल्ड इकट्ठा करते हैं। इस पैसे से वो चापाकल की मरम्मती एवं अपनी आगे की कार्य योजना के विषय में अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हम लोग बैठक करते हैं तो हम लोग वही पैसा से इसको माने कोई चीज टूट फूट गया तो हम लोग पैसा लगा के बना लेते हैं। जो बनना है 2 रोज में बनाते थे पहले, जो हम लोग 1 घंटा में आधा घंटा में हम लोग बना लेते हैं। और महीना थी बरसात के पहले और फिर बरसात के बाद हम लोग जाँच करते हैं। ना तो ऐसा हूँ कोई दीदी के समाज में आया कि पानी अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग दीदी मिल के हम लोग जाँच भी कर लेते हैं पानी के।